नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, और साथ ही जोड़ेंगे उसमें हम कुंभ का सच, या दूसरे शब्दों में कहें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सच। और अपनी बात शुरू करने के पहले मैं बीबीसी के रिपोर्टर अभिनव गोयल को दिल से साधुवाद कहता हूं। जिस युवा रिपोर्टर ने अपनी टीम के साथ, यानी कि अपने फोटोग्राफर्स के साथ मिलकर के जो काम किया है, पत्रकारिता इसी को कहते हैं। एक रिपोर्ट को करने के लिए पत्रकारिता में समय लगता है, और अभिनव ने जनवरी से वो सर्च करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, और अब जाकर के जून में उनकी रिपोर्ट आई है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन कितनी भगदड़ हुई थी संख्या, और कम से कम कितने लोगों की मौत हुई, और किस तरह से योगी सरकार ने लीपापोती की पूरे मामले में। हमारा हिंदुस्तानी मुख्य धारा का मीडिया जो है, वो तो केवल और केवल उसे चरण चांपने के अलावा और कुछ शायद उसने सीखा ही नहीं है। ऐसे सीनियर्स, ऐसे वरिष्ठों के साथ उनमें से किसी ने काम ही नहीं किया है जो उन्हें पत्रकारिता क्या होती है ये बताते, उसका टिप्स देते, उसका गुर सिखाते, डांटते बिगड़ते। लेकिन ये सब कुछ तो हुआ नहीं है। और पिछले 11 सालों में जो मीडिया ने, सरकार ने देश को केवल बरगलाने और बरगलाने का ही काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप लोगों ने सब देखा ही कि क्या कुछ किया, जिस पर वॉशिंगटन पोस्ट ने इंडियन मीडिया की जो दुर्गति की है, जो हकीकत छाप करके दुर्गति की है, वो शर्मनाक है इस मीडिया के लिए। इस मीडिया ने पत्रकारिता को इस स्तर पर ले आकर के खड़ा कर दिया जहां पुराने पत्रकारों को भी अपने आप को पत्रकार कहने में शर्म महसूस होती है। खैर, हम बात करते हैं बीबीसी ने जो, और अभिनव गोयल ने जो रिपोर्ट की है उसकी। ये रिपोर्ट मैं आपको सुनाऊंगा। आप सबको ये अच्छी तरह से याद होगा कि प्रयागराज में कुंभ लगा था, महाकुंभ लगा था, जो कि हर 12 साल के बाद आता है। लेकिन इस मीडिया ने फैलाया, या उससे फैलवाया गया, कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ लग रहा है और इस जीवन में दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। बाद में तमाम साधु संतों और विशेषज्ञों ने इसे भी खारिज कर दिया था। हालांकि मीडिया ने, मुख्य धारा की मीडिया ने इसको प्रसारित नहीं किया, बताया नहीं। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, उस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ, और 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, जो सबसे बड़ा नहान था। मौनी अमावस्या के दिन संगम पर भगदड़ मची,
रात में 1:10 के करीब में, और इस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब घटना के 16-17 घंटे के बाद, जबकि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर पोस्ट करके संवेदना प्रकट कर चुके थे, शाम को दूसरे दिन शाम को 5-6 बजे के करीब में योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो जारी किया, और जिसमें 30 लोगों के मरने की सूचना दी गई और बाकी सब कुछ नॉर्मल बताया गया। उन्हीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस हादसे से मरने वालों की संख्या 37 बताई। लेकिन बीबीसी ने इसकी जब गहन पड़ताल की, तो खुलासा हुआ कि इस भगदड़ में कम से कम 37 नहीं 82 लोगों की मौत हुई है, जिसके ठोस प्रमाण हैं। ऐसे कुछ लोग भी हम मिले बीबीसी की इस टीम को, जो पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाए, उनको इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। बीबीसी ने यह लिखा भी है। इस 37 और 82 के अंतर ने न सिर्फ सरकारी दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए, अपितु यह भी बताया कि योगी सरकार ने किस तरह इस त्रासदी की गंभीरता को छिपाने की लीपापोती करने की कोशिश की। मीडिया इसकी रिपोर्टिंग करने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ, या यूं कहिए कि उसने ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं की। जैसा मैंने आपको बताया कि महाकुंभ मेला जो हर 12 साल पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक में आयोजित किया जाता है, हिंदू धर्म के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। प्रयागराज के संगम पर इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस मेले में अनुमानित 40 करोड़ लोग शामिल होने की उम्मीद थी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, जो इस मेले का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, करीब 10 करोड़ लोगों के संगम तट पर पहुंचने का दावा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को विधानसभा में बताया कि 29 जनवरी की रात 1:10 से 1:30 के बीच संगम नोज के पास भगदड़ मची थी। उनके अनुसार 66 लोग इसकी चपेट में आए और उसमें से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं में 7 और लोग मारे गए। कुल को अगर जोड़ लिया जाए, कुल 37 लोगों की बात को मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह भी कहा कि एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी और एक लावारिस था, इसलिए इन 2 मामलों में मुआवजा नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की अव्यवस्था की बात को सिरे से खारिज कर दिया। बताया उन्होंने कि स्नान करने के बाद संगम की ओर बढ़ रही भीड़ ने नदी किनारे सो रहे श्रद्धालुओं को कुचला था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस और आयोजकों की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए अपर्याप्त व्यवस्था थी, जिसके कारण यह हादसा और भी घातक हो गया। बीबीसी की टीम ने अपनी तफ्तीश में ये पाया कि मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 3 अलग अलग स्थानों पर भगदड़ की घटनाएं हुई, जिनमें कुल 42 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। यह जानकारी स्थानीय अस्पतालों, प्रत्यक्षदर्शियों और मृतकों के परिजनों से बातचीत के आधार पर सामने आई। इसके लिए बीबीसी के रिपोर्टर अभिनव गोयल और उनकी टीम ने कई राज्यों का दौरा किया। बीबीसी की रिपोर्ट में ये सामने आया तथ्य कि मृतकों की संख्या को कम बताने के लिए प्रशासन ने आधिकारिक आंकड़ों में हेरफेर किया।
उदाहरण के तौर पर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के शवगृह में एक पत्रकार ने 36 शवों की गिनती की, जबकि 3 पुलिस सूत्रों ने भी यह लगभग 40 लोगों की मौत की बात कही। इसके अलावा स्थानीय हिंदी अखबारों ने भी कम से कम 20 शवों की मौजूदगी की पुष्टि की। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर केवल 37 मौत की बात स्वीकार की। बीबीसी ने देश के 11 राज्यों और 50 से अधिक जिलों में जाकर 100 से ज्यादा परिवारों से बात की। इन मुलाकातों और दस्तावेजों के आधार पर बीबीसी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगदड़ में मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या 82 है। ये सभी आंकड़े केवल उन मामलों पर आधारित हैं जिनके पुख्ता सबूत हैं। संदिग्ध मामलों को बीबीसी ने इस सूची में शामिल नहीं किया है। लेकिन चर्चा शुरू से ही यही स्थानीय लोगों की रही कि स्थानीय लोग मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा बता रहे थे। ये रिपोर्ट मैंने भी जनवरी में की थी। अगर आप पलट करके देखना चाहेंगे तो आपको ये रिपोर्ट हमारी मिल जाएगी। लेकिन यूपी सरकार ने कभी भी ऐसी संख्या को सही नहीं माना। हालांकि कुंभ की इस घटना पर बीबीसी पहले भी रिपोर्ट कर चुका है और उसके साथ अपने देश के हिंदी अखबारों के मामले में एकमात्र निर्भीक अखबार अगर कोई दिखाई दिया हाल के दिनों में तो वो दैनिक भास्कर था नहीं है। उसने कई मसलों पर अपनी बेबाक पत्रकारिता के चलते सरकार को आईना दिखाया है। तो बीबीसी और भास्कर ने इस पर पहले भी रिपोर्ट की थी, जिसके तहत बिहार से अपने पति के साथ कुंभ मेले में आई कैकई देवी ने बीबीसी को बताया था कि उनके पति उनके सामने ही भीड़ में कुचल गए। वो भीड़ में घसीटे गए और हम चिल्लाते रहे, उन्हें छोड़ दो, हम यही हैं, लेकिन वह वापस नहीं आए। इसी तरह असम के तापेश रॉय ने अपने भाई को खो दिया और प्रशासन की लापरवाही पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल ले जाने में देरी हुई और पुलिस ने उनकी मदद की बजाय इंतजार करने को कहा। पश्चिम बंगाल के तरुण बोस ने भी अपनी एक महिला रिश्तेदार को इस हादसे में खो दिया। उन्होंने प्रशासन की ओर से फौरी मदद न मिलने की शिकायत भी की। इन बयानों से साफ स्पष्ट होता है कि भीड़ प्रबंधन की कमी और आपातकालीन सेवाओं की गैर मौजूदगी के चलते इस त्रासदी को और गंभीर बना दिया गया। इसी तरह के तमाम लोगों के बयान को बीबीसी ने अपनी वीडियो रिपोर्ट में शामिल किया है। बीबीसी की रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस हादसे के लिए पुलिस और आयोजकों की लापरवाही जिम्मेदार थी। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि संगम तट पर पर्याप्त जगह नहीं थी और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना रहा कि पुलिस बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश कर रहे श्रद्धालुओं को रोकने में नाकाम रही, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। कुछ खास बातें भी आपको बतानी होंगी। 36 परिवारों को सरकार ने 25-25 लाख रुपए का मुआवजा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी या चेक के जरिए दिया। 26 परिवार ऐसे मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए, लेकिन आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया। सवाल यह भी खड़ा होता है कि उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए गए, फिर भी उनको मृतकों की सूची में शामिल नहीं किया गया, क्यों? और ये 5 लाख क्यों दिए गए? ये पैसे कहां से आए? किसने दिए? इसके अलावा कैश भुगतान वाले मामलों में बीबीसी को फोटो और वीडियो सबूत मिले जिनमें पुलिस कर्मियों कैश बांटते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। परिजनों से ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए जिनमें लिखा था कि मौत अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई। वो पर्चा भी हमारे हाथ लगा है, बीबीसी के माध्यम से ही लगा है।
वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक सादे पेपर पर टाइप करके वो सारे लोग लेकर के घूम रहे थे और उसे दिखा करके, उसे लिखवा करके उस पर परिजनों की दस्तखत करवा रहे थे। ये कोई नया मामला नहीं है। इस तरह से फर्जी रिपोर्ट अपने पक्ष में रखना, आप सबको याद होगा कि कोरोना काल में जब उसकी मरीज की जांच हुई, कोरोना संदिग्ध पाया गया, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, कोरोना के नाम पर उसका इलाज हुआ, कोरोना का इलाज हुआ। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो अधिकांश लोगों को कार्डिक अटैक बता करके अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और जो मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल से जारी किया गया उसमें कोरोना का कोई जिक्र नहीं था, उसमें कार्डिक अटैक लिखा हुआ था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। ऐसे तमाम शिक्षकों ने आंदोलन किया, प्राथमिक शिक्षकों ने, माध्यमिक शिक्षकों ने, क्योंकि वो सारे उस समय चुनाव की ड्यूटी में थे जब पीक पर चल रहा था कोरोना, दूसरी लहर। तो ये सरकार उस ऐसे बयान लेने में, ऐसे प्रमाण पत्र देने में माहिर है। उस समय भी हल्ला मचा था, लेकिन इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही अब यहां जो है वो कुंभ के मामले में लिखवा लिया गया, कोई बोल भी नहीं सकता है। और जिन बेचारों के घर कोई गमी पड़ी हो, वहां आप पहुंच करके उनको पैसा दे रहे हैं और उनसे लिखवा रहे हैं, उसके अलावा और वो कर क्या सकते हैं? लेकिन एक और पॉइंट जो निकल करके आया है कि 19 परिवार ऐसे भी मिले हैं जिन्हें एक पैसा, फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई मुआवजे के तौर पर, भगा दिया गया। इन परिवारों के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और शव की तस्वीरें भी शिनाख्त के रूप, साक्ष्य के रूप में मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये 5-5 लाख रुपए जो बांटे गए, वो पैसे कहां से आए, किसने बांटा? सरकार की किसी एजेंसी ने दिया या कहां से आए? इसका कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। बीबीसी ने इन 82 मौतों को 3 श्रेणियों में बांटा है। सरकारी सूची में शामिल मृतक जिनके परिवारों को 25 लाख मिले, 25-25 लाख रुपए मिले। गोपनीय रूप से कैश मुआवजा दिए गए परिजन जिन्हें 5-5 लाख रुपए नगद दिए गए। बिल्कुल ही जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया या भगा दिया गया, एक फूटी कौड़ी उनको नहीं मिली। इनकी मौत की सरकारी पुष्टि भी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि इस बार के महाकुंभ में 66 करोड़ लोग पहुंचे। 7,000 करोड़ रुपए इस आयोजन पर खर्च हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, कुंभ के सफल आयोजन की गूंज दुनिया में लंबे समय तक सुनाई देगी। लेकिन इस गूंज में अब तक साक्ष्यों के आधार पर जो पुष्टि हुई है, उन 42 की जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। इसमें उनकी मां, किसी की मां, किसी की बहन, किसी के पिता, किसी की दादी, किसी के दादा, किसी के नाना, किसी के नानी, किसी के चाचा, किसी की चाची, ये सारे लोग थे। अब आप उन्हें चाहे 1 पैसा न दीजिए, चाहे उन्हें 5 लाख दीजिए, चाहे 25 लाख दीजिए या उससे ज्यादा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? किसी के जीवन का कोई मोल लगा सकता है क्या? ये तो इलाहाबाद की घटना है, प्रयागराज की घटना है।
दिल्ली में जो 13-14 लोग रेलवे स्टेशन पर मरे, उनको तो 10-10 लाख रुपया देकर के उसी समय भगा दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। उसके बाद मीडिया ने दिखाना शुरू किया कि कहीं कुछ नहीं हुआ था। खैर, मीडिया ने 29 जनवरी से 26 फरवरी के बीच भी यही दिखाया कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। योगी सरकार 66 करोड़ लोगों की गिनती कर ले गई, लेकिन कितने लोगों की मौत हुई ये आज तक नहीं गिन पाई सही सही। ये जो मारे मरे लोग हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं है, सब हिंदू हैं। कि महाकुंभ में और कौन आएगा दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए? कहा तो यह भी जा रहा है इस रिपोर्ट में, कई लोगों ने यह बताया कि रात के समय अनाउंस किया गया कि अमृत वर्षा शुरू हो गई है, आप लोग अब स्नान कर लें, स्नान कर लें। तब यह भगदड़ मची। हम लोगों ने 2012 का भी महाकुंभ देखा है, जहां साधु संत नाराज हुए तो मेला प्रभारी, तत्कालीन मेला प्रभारी आजम खां ने उन साधु संतों के सामने अपनी इज्जत तक उतार करके रख दी थी, अपनी पगड़ी, अपनी टोपी उतार करके रख दी, उनको मनाया। और जिस चीज से, जो हादसा स्टेशन पर हुआ प्रयागराज, उससे उसका कोई सरोकार नहीं था उत्तर प्रदेश सरकार का। बावजूद इसके उन्होंने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया। ये दीगर बात है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। आज किसी ने कोई जिम्मेदारी ली क्या? अगर मान लिया जाए कि 82 नहीं 37 लोग ही मरे, तो 37 जाने गई, उसका जिम्मेदार कौन? उसकी कभी किसी की जिम्मेदारी तय होगी? जैसे पहलगाम में 26 लोगों की हत्या हो गई, नृशंस हत्या हो गई, वो जो सुरक्षा में चूक आपने स्वीकार की, तो ये सुरक्षा में चूक हुई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सिर्फ और सिर्फ भौकाल और सच जब सामने आने को हो तो उसे दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए। जब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल करते हैं नेता प्रतिपक्ष कि कितने हमारे जहाज गिराए गए, तो उन्हें पाकिस्तानी बता दिया जाता है कि ये पाकिस्तानी की तरह बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं? कोई भी हादसा होता है, छोटा हो बड़ा हो, आप बताएंगे क्यों नहीं जी? ये अलग तरह की एक ट्रेंड चल गया है, चाहे वो मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, हम कुछ बताएंगे नहीं। ये और जिन 37 लोगों की मौत की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री करते हैं, उनकी सूची तक आज तक नहीं जारी हुई है कि कौन कौन लोग थे। तो ये उनकी रिपोर्ट है, जिसने योगी सरकार को, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और सबसे बड़ी चीज, किसी ने इन मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा, श्रद्धांजलि भी नहीं दी। न उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने दी और ना ही संसद में प्रधानमंत्री ने गुण तो बहुत सुनाए, गाथा बहुत सुनाई,
लेकिन श्रद्धांजलि नहीं दी। और जब श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए, तो स्पीकर ओम बिरला ने बैठक स्थगित की और चलते बने। ये सनातनी हिंदुओं की ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी और उसके नायकों की कहानी है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खबरें ले आने में, खबरें बनाने में मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। विज्ञप्ति, सरकारी विज्ञप्ति नहीं छापते हैं हम लोग, न बोलते हैं।